माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी देश के लिए ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होता है कि सारी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन खुद ब खुद कर सके। इसके लिए उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर होना ही पड़ता है। कोई भी देश अपने सारी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं होता। जैसे भारत देश में बहुत ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, कच्चे तेल, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन बात क्या होती है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनका जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में, वो मॉनेटरी टर्म्स में कई बार बहुत एडवर्स हो जाता है किसी भी देश के लिए। यानी भारत से हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते थे और भारत में जो चीज़ हम इंपोर्ट करते थे, दोनों की जो वैल्यू है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हमेशा बढ़ता ही चला गया। और क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, और इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस ट्रेड डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए जनरली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रचना की जाती है, इसका निर्माण किया जाता है जिससे कि देश के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। हाँ, देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसईजेड कहा जाता है, एसईजेड क्या होता है? एक क्षेत्र होता है आपके देश में जो ट्रीट किया जाएगा एक फॉरेन कंट्री की तरह से। ठीक है, जैसे कि ये मैंने इंडिया का मैप यहाँ पर लिया हुआ है, और इंडिया के मैप में मान लीजिए ये ऑरेंज सर्कल जो है ये एक एसईजेड है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, पर आप समझने के लिए मान लीजिए कि ये अगर एसईजेड है तो ये माना जाएगा कि ये हमारे देश की टेरिटरी ही नहीं है। इस एसईजेड से जो भी गुड्स या सर्विसेज इस एरिया में, इसे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहा जाता है, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज इस एरिया में हम बेचेंगे वो काउंट होगा इस देश की डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का इंपोर्ट के रूप में, और जो चीज़ हम अपने देश से इस एसईजेड एरिया में बेचेंगे ये काउंट होगा हमारे देश के लिए एक्सपोर्ट। देखिए, एसईजेड वर्ड जब भी आपके कभी भी जहन में आए तो आपके दिमाग में पहला वर्ड जो क्लिक करना चाहिए वो करना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, ये हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य होता है एसईजेड को बनाने का, वो यही होता है कि हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए वो करते हैं। ठीक, अभी अब आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एसईजेड है ये हमारे ही देश में एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर हम जो सामान बेचेंगे वो हमारे देश का एक्सपोर्ट होगा, और वहाँ से जो सामान खरीदेंगे वो हमारे देश के लिए इंपोर्ट साबित होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एसईजेड होती है उसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं और सर्विसेज भी कर सकती हैं। थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगा। मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करी तो उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक में काम करता था, जो एक एसईजेड जो बैंगलोर में है, मान्यता एम्बेसी पार्क नाम का एक एसईजेड था, वहाँ पे वो काम करता। तो वहाँ पर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, हम वहाँ पे लोन एनालाइज करते थे कि किसे लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता। तो एसईजेड मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है और सर्विसेज भी दे सकता है। तो मैं जो था वो सर्विस इंडस्ट्री में था। ठीक है, अच्छा, एसईजेड की और क्या विशेषताएं होती है? एसईजेड में ये होता है कि ये जो भी यहाँ पर जो वस्तुएं इंपोर्ट करता है वो सब ड्यूटी फ्री होती हैं। देखिए, अगर आप भारत में हैं और आप भारत में अगर कोई भी गाड़ी मान लीजिए आप इंपोर्ट करते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ कहा जाता है उन्हें। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप एसईजेड क्षेत्र में हैं और एसईजेड क्षेत्र में अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसमें ड्यूटी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, एसईजेड यूनिट की अगला जो बात है वो ये है कि एसईजेड यूनिट को एक पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एसईजेड जो क्षेत्र है वो फॉरेन एक्सचेंज कमाए हमारे देश में लाए वो। ठीक है, यही हमारा मेन प्राइमरी उद्देश्य ही था कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सके। और एसईजेड भी यही है कि एसईजेड जो है वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को मापने के लिए क्यूमुलेटिवली यानी ऐड करते जाएंगे तो 5 साल के अंदर अंदर उन्हें पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए, तभी उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, अब ऑब्जेक्टिव
के बारे में बात करते हैं कि उद्देश्य क्या होता है एसईजेड बनाने का। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपका ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड डेफिसिट है, उसे कम करना होता है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। देखिए एसईजेड जब आता है, दूसरी विदेशी कंपनी आती है, इवन इंडियन कंपनी भी एसईजेड में वो काम कर सकती हैं जिनका काम होगा एक्सपोर्ट करने का प्राइमरली। अब देखिए कोई भी आती है कंपनी तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। वो कंपनी आती है, देखिए दूसरे देश से कंपनी भारत में इसीलिए आती है कि चाहे आप एक्सेंचुअर बोलिए, माइक्रोसॉफ्ट बोलिए, डेल बोलिए, जैसे मैं एएनजेड में काम करता था वो एएनजेड बोलिए, ये सब भारत में इसलिए करने आते, यहाँ पर एसईजेड में लोग काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर बहुत है, हम बहुत कम रेट दरों पे काम कर सकते हैं। अगर आप उसी चीज़ को, उसी तनख्वाह को, उसी काम को अगर आप यूएस में कराते हैं तो उन्हें आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और जब आप रुपये में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है वो सारी चीज़ें। ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया के एसईजेड में आती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए अगर भारत में अगर $500 में अगर आप यूएस में हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी आपको स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो वहाँ पर उनकी एक हफ्ते की सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप $500 को अगर रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ लगभग 40,000 रुपये हो जाएंगे, और कोई व्यक्ति खुशी खुशी, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो उस पे में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती है। अभी जो रिसेंट इसका जो डेटा है वो लगभग भारत में तकरीबन 20 लाख रोजगार एसईजेड की वजह से यहाँ पर मिले हैं लोगों को, ठीक है। दूसरा चीज़, ये उन सेक्टर में इन्वेस्ट भी करते हैं जिनमें ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसका भी एक फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जॉब क्रिएशन, देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और जॉब क्रिएशन में फ़र्क है। जॉब क्रिएशन क्या होता है, जब एक एसईजेड बनेगा, भारत में एसईजेड के लिए मिनिमम लैंड क्राइटेरिया बहुत बड़े एरिया में बनता है, तो जब उतना बड़ा एसईजेड जब बनेगा तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जॉब क्रिएशन हो जाती है, क्योंकि एसईजेड की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे नए जॉब पैदा हो जाते हैं जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर सकें, ठीक है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर देश का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हद तक निर्भर करता है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। आप को जान के खुशी हुई कि भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जब से मैं अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा देख रहा हूँ, लगभग पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ता ही गया है, ठीक है। हमारे पास जो रिजर्व है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है और वो रिजर्व बढ़ता ही जाता है गया है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। अगला है एडवांसमेंट इन टेक्निकल नो हाउ। जब विदेशी कंपनी आती है तो हम उनसे काम करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर एक फैक्टर था कि मैं अपने बॉस के बॉस को भी नाम से बुलाता था, ठीक है। भारत ये एक फ्लैट हायरार्की था वहाँ पर, यहाँ पर आपके जो बॉस के बॉस हैं वो शायद आपको बैठने भी भारत में नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एक कल्चर था जो मैंने अडॉप्ट किया। इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, मैं तो क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स भी उन लोग सीखते हैं कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है। सरकार एसईजेड, आप एसईजेड में क्यों निवेश करेगा कोई, या एसईजेड में क्यों अपना सेटअप करेगा, इसके लिए ये है कि इसमें इन्वेस्टिंग मैकेनिज्म को ये बाईपास कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी देश में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप जो फॉरेन कैपिटल इन इंडिया है, मैंने जो वीडियो बनाया है आप उसे देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप एसईजेड पे वो कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो ये सारे मैकेनिज्म आपको उसे छूट मिल जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, अब सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ अप्रूवल लेने के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो आपसे वो 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा, और आपको अलग अलग काउंटर में विज़िट करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार फैटिक भी हो जाता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया है, ठीक है, कि एक ही, इसका मतलब वही है कि एक ही जगह पे आपके सारे काम अप्रूव हो जाएंगे, और इससे बहुत आसानी होगी, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंक्रीमेंट होने की वजह यही है।
और जो कॉमर्स सेक्रेटरी होते हैं वो इसके हेड होते हैं देश में। इसके अलावा इन्हें कई टैक्स रिबेट्स मिलते हैं कि कई जैसे एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, सर्विस टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स, अदर टैरिफ्स, इन सब से इनको बेनिफिट मिलता है ताकि ये अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें और भारत में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा संख्या में आ सके। ठीक है, अब कुछ और बात जानते हैं इसके बारे में। देखिए भारत में सबसे पहले एसईजेड डायरेक्टली नहीं आया। 1965 में भारत में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसे ईपीजेड कहा जाता है, ये एसईजेड के पहले भारत में 1965 से आ गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एसईजेड में जो मेन फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि ईपीजेड में सिर्फ गुड्स है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही जो उत्पादन करते हैं वही चीज़ यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वही चीज़ बस इसमें आती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जबकि एसईजेड में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़े बहुत नियम में चेंजेस हैं, लेकिन बाकी मोटा मोटी दोनों सेम ही, लगभग सेम ही चीज़ थी इसमें। ठीक है, पहला एपिजेड कंडला गुजरात में सेट एस्टेब्लिश हुआ था, ये पूरे एशिया में पहला था। ठीक है, हमने बहुत पहले ही एक्सपोर्ट की जो कीमत है जो वो उस चीज़ को समझना चालू किया गया था। सन 2000 में 8 ईपीजेड को जो है एसईजेड में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक याद रखने वाली बात ये कि जो एसईजेड एक्ट है वो 2005 में एस्टेब्लिश हुआ है ना, 2005 में एसईजेड एक्ट बना, लेकिन कन्वर्ट ईपीजेड को एसईजेड में सन 2000 में कर दिया गया था। ठीक है, एक्ट वो 5 साल बाद बना। अभी भारत में एसईजेड की जो संख्या है वो लगभग 370 के आसपास है। ठीक है, 20 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। और देखिए एक्सपोर्ट एसईजेड सेक्टर से कितना बड़ा है, मतलब 2005 में ये 5.08 बिलियन यूएस डॉलर था और ये बढ़कर 2017-18 में 41.44 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि अगर आप देखें तो ये 8 गुना बढ़ चुका है पिछले लगभग इसमें तो 12 सालों में। ठीक है, 12-13 सालों में ये 8 गुना बढ़ गया है। तो ये हमारे लिए एक रिमार्केबल जो है अचीवमेंट है। ठीक है, अब देखिए एसईजेड के लिए रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन की, जिसकी वजह से ये विवादों में घिरा होता है। ठीक है, अभी तो नहीं है बहुत समय से, लेकिन कुछ समय पहले था। मैं उस बारे में बात करूँगा कि जो अगर आप एसईजेड करना चाहते हैं जहाँ पे मल्टी सेक्टर हो, अलग अलग यूनिट्स हों, वो उसका मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है 500 एकड़। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो, ऐसे अलग अलग अगर उसमें वहाँ पे इंडस्ट्री सेट हो तो 500 एकड़ चाहिए। और अगर सिर्फ एक ही यानी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का जो एसईजेड है तो उसमें 50 एकड़ का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये अननेसेसरी है। ठीक है, मतलब ये सब नहीं रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना में आपको करना चाहिए। ऐसा एक वो बना देने से उसे तकलीफ ही होती है अलग अलग समय पे। कुछ क्रिटिसिज्म है एसईजेड के कि इससे जो इतने बड़े लैंड एक्विजिशन होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो कम हो जाता है और इससे खाने की फूड माफ़ी चाहूँगा डिस्टरबेंस के लिए। तो हम आगे बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक्विजिशन हो जाता है, जिससे फूड जो है उत्पादन में थोड़ी कमी होती है। और उस जगह पे इतने बड़े बड़े जो लैंड एक्विजिशन होते हैं उसमें जो वहाँ पर कई गांव होते हैं वो गांव को वहाँ से रिहेबिलिट करना पड़ता है उन लोगों को, और वो जो किसान होते हैं उनके पास अर्निंग्स के वही साधन होते हैं, जिसकी वजह से एसईजेड बहुत विवाद में रहा है। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा। देखिए चाइना जो दुनिया का अभी बहुत सेकंड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें और भारत में, जबकि चाइना की जो ग्रोथ हिस्ट्री है, एसईजेड ही चाइना का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। चाइना जो डेवलप किया है इसके पीछे मुख्य कारण है एसईजेड। ठीक है, देखिए चाइना जो मेन उसका काम है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को। और चाइना में जो एसईजेड का कंसेप्ट है ये 1980 के आसपास ही आ गया था। ठीक है, 1979 के आसपास ये आ गया था। और भारत में ये जो एसईजेड का कंसेप्ट उसके लगभग 20 साल बाद आया, जब हमने देखा कि चाइना ने
कैसे इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया है, तो फिर हमने भी एसजेड की को प्रमोट करना चालू किया। लेकिन फिर भी चाइना ने जितना अचीव किया है भारत ने नहीं किया है, बहुत कम किया है। तो इसके बारे में हाँ हम जानते हैं कि क्यों किया है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप लोकेशन अगर आप देखेंगे इंडिया और चाइना में एसजेड का, तो आप देखिए चाइना में जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सारे इकोनॉमिक एसईजेड जो है ये देखिए ये कोस्टल एरिया पे हैं, ठीक है, ये समुद्र के आसपास ही ये लोकेटेड है। जिससे क्या होता है देखिए सबसे चीप अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो सबसे चीप जो होता है वो आपका थ्रू समुद्र ही होता है, ठीक है। जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा चीप आप तो वही समुद्र के पास लोकेटेड होने की वजह से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत कम पड़ता है। जबकि भारत में अगर आप देखेंगे तो इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस एरियाज़ में भी जयपुर में है एसईजेड, इंदौर में एसईजेड लोकेटेड है, जिसकी वजह से इन्हें पहले तो यहाँ से ज़मीनी मार्ग से जो सामान है उसको इधर पे आना पड़ेगा समुद्र की कोस्टल एरिया में, और यहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस वजह से एक पहला जो है ड्रॉबैक जो भारत के पास है और चाइना का ये एडवांटेज है। दूसरा चीज़ ये है कि जो इंसेंटिव होते हैं ना जो एसईजेड को मिलते हैं, जैसे कि आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। भारत में ऐसा है कि आपको टैक्स हॉलिडे देते हैं कि आप एसईजेड में आइए, निवेश कीजिए, उत्पादन कीजिए, और आपको कई समय तक आपको जो है टैक्स का इंसेंटिव मिलता रहेगा करके, टैक्स हॉलिडे मिलते रहेगा, उतने समय तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप चाइना में कंपेयर करेंगे वहाँ ये सब चीज़ नहीं है कि आप आए हैं वो पर्टिकुलर अगर केस बाय केस देखते हैं। अगर ऐसा है कि उनको लगता है कि इनका आमदनी अभी नहीं होने वाला है, उस कंडीशन में हो सकता है कि वो हॉलिडे दें किसी कंपनी को, वरना ऐसा नहीं है कि हर जो भी इंडस्ट्री वहाँ सेट होगी उससे उसको टैक्स हॉलिडे मिलेगा ही। तो इसका भी लाभ चाइना ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि भारत, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है कभी 500 हेक्टेयर और 50 हेक्टेयर का, जो मल्टी सेक्टर एसईजेड है और सिंगल सेक्टर एसईजेड है, दोनों के लिए। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी चाइना में जो एसईजेड है वो इतने बड़े हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा एसईजेड है जो रिलायंस ने नवी मुंबई में बनाया है, एक एसईजेड भारत का सबसे बड़ा, उससे भी कई गुना बड़े एसईजेड है वो। एक एक शहर है वहाँ पर जो एसईजेड है एक एक शहर के बराबर है। जैसे ही एसईजेड उन्होंने सेटअप किया उसके बाद उन्होंने अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इतना बढ़िया से डेवलप किया कि एसईजेड के साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई इस एरिया में। और ऐसे करते हुए उन्होंने जो कस्टमाइज पॉलिसी बनाई, मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट नहीं रखा कि, और मिनिमम एरिया नहीं रखा लेकिन तब भी बहुत बड़े हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये भी उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है उसको, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो एसईजेड है भारत, जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है कि उसकी जो प्लानिंग होती है वो चाइना में गवर्नमेंट ही करती है। सरकार के पास अपनी अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है, उनके पास अपना पावर, अगर सरकार के पास अगर विल हो तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती है। जैसे भारत में जो महारत्न कंपनीज थी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल, भेल, गेल, ये सारी जो कंपनीज है गवर्नमेंट ने प्लान करी और ये बहुत शानदार कंपनियां, मैं तो ये भी कहूँगा कि अभी, हालांकि इनकी हालत अभी अच्छी नहीं है, खैर वो एक अलग लेक्चर बनाने लायक इशू है वो, लेकिन जो गवर्नमेंट प्लान कर सकता है उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं। और ये भी एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारण है कि चाइना में एसईजेड के सक्सेस होने का। अब देखिए भारत में एसईजेड की संख्या 350 से ऊपर है, चाइना में 10 से कम है एसईजेड की संख्या, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत से कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना हासिल कर लिया इस एसईजेड से, ठीक है। ठीक है, अब एकदम करंट की, रिसेंट की बात कर लेते हैं कि एसईजेड एक्ट जो 2005 था वो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब इसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ये एसईजेड एक्ट 2019 बन गया है, ठीक है। देखिए ये एक्ट जो है वो लोकसभा में 24 जून 2019 को पेश किया गया था और 26 जून 2019 को पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से, और 27 जून को राज्यसभा से भी पास हो गया। और इसने 2005 एसईजेड एक्ट को रिप्लेस कर दिया है
एसजेड अमेंडमेंट बिल 2019 से, ठीक है। इस बिल में बहुत माइनर सा चेंज था, पूरी चीज़ें सेम थी, बस इसमें क्या किया गया, इसमें यहाँ पर एक ट्रस्ट को ऐड कर लिया गया। देखिए पहले क्या होता कि एसईजेड में जो एंटिटीज़ वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, वो या तो कोई कंपनी हो सकता था, ठीक है, या वो पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती थी, ठीक है। इनमें से एक चीज़ उन्होंने ऐड की है ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक किसी ट्रस्ट को, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, आप उस ट्रस्ट के हवाले वो पैसा कर दीजिए, अब फिर सारा बिजनेस आपके बिहाफ में वो ट्रस्ट ही करेगा। आप हालांकि ओनर आप ही रहोगे, लेकिन जो काम काज है वो पूरा ट्रस्ट देखेगा, जिसका जो होता है उसके अलग बेनिफिट्स भी हैं। तो अब वो ट्रस्ट भी इस एसईजेड के अंदर अपने आप को बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे इसका उदाहरण ये है कि जैसे पतंजलि जो है, पतंजलि अभी बहुत बाबा रामदेव का बहुत अच्छा बिजनेस सेक्टर है, और वो जो पतंजलि है उसे भी मैनेज एक ट्रस्ट करता है, ठीक है। ट्रस्ट का नाम पतंजलि ट्रस्ट है जो मैनेज करता है। अब देखिए जो वो ट्रस्ट है, अगर मान लीजिए वो एसईजेड के अंदर अपना अपना काम चालू करता है, ठीक है, अपना मैन्युफैक्चरिंग एसईजेड के अंदर करता है, तो उसे कई फ़ायदे होंगे। वो अगर कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करता है, मशीनरी वगैरह, तो उसकी भी उसको टैरिफ नहीं मिलेंगे। प्लस पतंजलि वहाँ से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट भी कर सकता है ना, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए उसको ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी बन जाएगा वो देश के लिए। तो इससे पतंजलि का भी फ़ायदा होगा और इससे देश का भी फ़ायदा होगा फाइनेंशियली चीज़ों के लिए। तो बस यही एक मात्र अमेंडमेंट हुआ था इसमें, और अब आप लोग करंट में याद रखिए कि एसईजेड एक्ट 2005 से एसईजेड अमेंडेड एक्ट 2019 हो गया है, ठीक है। इस एक्ट के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ सीखने मिला होगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।